जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर पर, और जो कि ऑप्टिक्स से ही होने वाला है। लेकिन मैंने आपको बताया था ऑप्टिक्स में हमारे दो पार्ट हैं, जिनमें से एक है आपकी रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स पर। क्योंकि लाइट के पास हमारे डुअल नेचर होता है, दो नेचर होते हैं। वैसा ही जैसे आपके पास भी दो नेचर है, एक आपके घर वालों के लिए और एक आपके बाहर वालों के लिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लाइट के भी दो नेचर है भैया, एक वेव नेचर है और एक आपका पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर की बात हम कर चुके थे, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेव नेचर पर। और वेव नेचर में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम को लेकर, वो होने वाला है इंटरफेरेंस। कौन सा होने वाला है? इंटरफेरेंस होने वाला है। तो आज हम लोग इंटरफेरेंस के लिए यानी व्यतिकरण के लिए बातें करेंगे। आखिर व्यतिकरण क्या है और इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, इसकी बातों को लेकर हम चलते हैं। और इस टॉपिक से क्या बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं बातों पर ही चर्चा करेंगे हम। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग करते हैं आज के लेक्चर को प्रारंभ, और कहानी को लेकर चलते हैं भैया व्यतिकरण पर। तो व्यतिकरण को जानने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये जान लें कि आखिर ये व्यतिकरण आया कहां से और क्यों आया, है ना। इंपॉर्टेंट है कि आया क्यों भाई। तो एक बात याद रखिएगा, हम बात करते हैं प्रकाश की, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं भैया, प्रकाश यानी लाइट। तो लाइट क्या होती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश क्या है? प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज एनर्जी विच गिव्स अ सेंस टू सी, है ना, जो हमें सेंस देती है देखने का। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब अगर आप ऊर्जा की बात करें तो इस लाइट के पास, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस लाइट के पास अपना एक नेचर है भैया। क्या है? नेचर है। आखिर इस नेचर की बात, किस नेचर की बात कर रहा है? तो किस नेचर की बात कर रहा है? तो कहते हैं इसके पास है डुअल नेचर। क्या है भैया? डुअल नेचर। हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा, लिखते हैं द्वैत प्रकृति। क्या लिखते हैं भैया? द्वैत प्रकृति लिखते हैं, द्वैत, है ना, द्वैत प्रकृति होती है इसके पास। अब द्वैत प्रकृति की अगर हम बात करें, क्या होता है द्वैत प्रकृति? कहते हैं ऐसा इसके पास डुअल नेचर, मतलब ये लाइट जो है आपकी, ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है भैया? तो ये वेव की तरह बिहेव करती है, और इसके साथ साथ ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ये वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। पार्टिकल की अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं कण, ठीक है, तो इसके अंदर कण प्रकृति भी है, और साथ साथ वेव बोले तो भैया तरंग, है ना, इसके अंदर तरंग प्रकृति भी है। तो एक बात आप बहुत क्लियर समझिए कि लाइट के पास हमारे वेव नेचर भी है और कण नेचर भी है, तरंग नेचर भी है। एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में हम पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन की कहानी आपको बता चुके थे जो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद मैंने लेंस से आपको लेंस मेक का फॉर्मूला बता दिया था, प्रिज्म बता दिया था। वो सारे फिनोमिना जो आप देख रहे थे वो पार्टिकल नेचर से प्रूव हो सकते थे, और वो हो गए थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि तरंगों का मिलना। क्या होता है भैया? तरंगों का मिलना। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि आखिर इंटरफेरेंस होता क्या है। तो इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, तो इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो कहते हैं, इसे हम कहते हैं तरंगों का मिलना, है ना। हिंदी में कहते हैं तो भैया क्या कह सकते हैं? तो व्यतिकरण कहते हैं इसको, व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण होता क्या है भैया? तो आप ध्यान दीजिएगा, व्यतिकरण का मतलब है तरंगों का, तरंगों का आपस में, तरंगों का आपस में, आपस में मिलना। तरंगों का आपस में जो मिलना है भैया, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका व्यतिकरण। क्या कहलाता है भैया? व्यतिकरण कहलाता है। तरंगों का जो मिलना होता है आपस में, ये व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। अब क्योंकि तरंगों का ही मिलना व्यतिकरण कहलाता है, इसका मतलब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश की तरंग नेचर यानी वेव नेचर को पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? व्यतिकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो आप ध्यान दीजिएगा, तरंगों का जो आपस में मिलना है इसे हम व्यतिकरण कहते हैं। कैसे आओ जरा समझते हैं। कहते हैं कि जो वेव है हमारी, जो लाइट है हमारी, वो वेव में चलती है, वेव के अकॉर्डिंग चलती है। तो मान लेते हैं कि अगर एक वेव जो है हमारी लाइट की वो इधर से आ रही है और एक वेव जो हमारी इधर से आ रही है भाई, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि दोनों यहां पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक पार्टिकल है हमारे पास, क्या है, पार्टिकल है, या हम कह लें हमारे पास यहां पर क्या है, एक चिंटू बाबू है। तो आप देखिएगा कि अगर इन चिंटू बाबू की हम बात करें भैया, है ना, हाँ, आर्ट हमारी बहुत प्यारी है इसलिए देखिए चिंटू बाबू की बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं तो एक वेव हमारे पास ये है और एक वेव हमारी ये है। आप ध्यान दीजिए, वेव है आपस में टकरा रही हैं, तो आप एक बात याद रखिएगा कि ये वेव इसको ऊपर ले जाना चाहती है, ये वेव इसको ऊपर ले जाना चाहती है, और ये वाली जो वेव है ये भी इसको ऊपर ले जाना चाह रही है। तो जैसे अगर मैं मान लूं कि ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसको ऊपर लेना चाह रही है, ये इसको 5 मीटर ऊपर ले जाना चाह रही है, चलो हम स्पीड ना कहकर कह सकते हैं कि ये इसको 5 मीटर ऊपर ले जाना चाह रही है, और ये वाली भी जो है इसको 5 मीटर ऊपर ले जाना चाह रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है वो टोटली 10 मीटर क्या जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, क्या ऊपर जाने वाला है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही दिशा में है, 5 ये तो टोटल मिलाकर कितना विस्थापन होगा, 10 हो जाएगा भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 विस्थापन होगा हमारे चिंटू बाबू का। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली जो वेव है ये 5 मीटर से 5 मीटर नीचे ले जाना चाह रही है और ये 5 मीटर ऊपर ले जाना चाह रही है भैया, अब क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं होगा, यहाँ शून्य विस्थापन होगा, कोई विस्थापन इसमें नहीं होने वाला। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, इसमें विस्थापन क्यों नहीं होगा, तो विस्थापन इसलिए नहीं होगा भैया क्योंकि 5 मीटर ऊपर जाना चाह रही थी, 5 मीटर नीचे आना रही थी, तो दोनों ही किरणों की वजह, दोनों तरंगों की वजह से इस कण का विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक नियम आता है जिसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या आता है भैया, अध्यारोपण का सिद्धांत आता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि आखिर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। सो प्रिंसिपल ऑफ, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं हिंदी में भैया अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो अध्यारोपण के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत भैया, तो ध्यान देना, कहते हैं अगर हमारे पास मान लिया दो तरंगे हों, ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास एक तरंग यहां से चलती है, ये हमारे पास एक सोर्स है S1 जहां से एक तरंग ऐसे आ रही है, ठीक, और ये हमारा एक पॉइंट P है, और यहां से भी एक वेव हम ले लेते हैं कि जो यहां से आ रही है और इसमें मिल गई आकर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक तरंग है जिसे हमने S1 कहा है, और एक हमने दूसरी तरंग है जो S2 सोर्स से आ रही है, वो हमारे पास ये रही। यहां पर हम मान लेते हैं पॉइंट P को मान लेते हैं भैया, किसको मान लेते हैं, P को मान लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट P है यानी एक पार्टिकल है। तो एक बात याद रखिएगा, ये कण जो है इसका पूर्ण विस्थापन क्या होगा, तो ध्यान देना, मान लिया कि ये वाली तरंग इसे विस्थापित करना चाहती है y1, कितना y1 चाहती है, y1 विस्थापन देना चाहती है। यह तरंग इसको y2 विस्थापन देना चाहती है, क्या दे जाती है, y2 विस्थापन देना चाहती है। तो एक बात याद रखिएगा, जो तरंग का विस्थापन होता है इसका भी एक समीकरण होता है, मतलब हर तरंग का अपना एक समीकरण होता है। तो अगर हमने यहां दो तरंगे ली हैं y1 और y2, ये यहां पर आपस में मिलेंगे आकर, तो क्या कहती है, कहती है इसके द्वारा होने वाला विस्थापन y1 है और इसके द्वारा होने वाला विस्थापन y2 है। तो इस कण का जो पूर्ण विस्थापन होगा जिसे हम कहते हैं y नेट, है ना, इसे हम कह देंगे कि इस कण का जो पूर्ण विस्थापन होगा वो क्या होने वाला है। तो कहते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत हमसे बताता है कि क्योंकि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है,
तो दिशाओं पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा भैया? दिशाओं पर निर्भर करेगा। और अगर दिशा पर निर्भर करता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस होने वाले पार्टिकल का जो विस्थापन, इस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा, वो इनके अलग अलग तरंगों के विस्थापन का सदिश योग के बराबर होगा। कहते हैं किसी भी कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वो तरंगों के अलग अलग विस्थापन का सदिश योग होगा भैया। तो आओ जरा देखते हैं, इसका जो अलग से हमारा जो विस्थापन है वो y1 है, इसका विस्थापन y2 है। तो आप देखेंगे जो इसका नेट विस्थापन आने वाला है वो y1 और y2, इनका क्या आने वाला है? सदिश योग आने वाला है। क्या आने वाला है? सदिश योग आने वाला है। अब आपके सामने एक प्यारी सी बात आई जिसे हमने समझा क्या? सदिश योग के नाम से। किसके नाम से भैया? सदिश योग के नाम से, है ना। मैं मानकर चलता हूं कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपको सदिश योग की जानकारी होगी, और नहीं भी है तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी जब ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको सदिश योग यानी वेक्टर सम की जानकारी दूंगा कि आखिर वेक्टर सम का मतलब क्या है। मतलब ये कि अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर ये 5 मीटर ऊपर ले जाना चाहती है, ये इसको ले जाना चाहती है 2 मीटर नीचे, तो आप देखिए कण का टोटल विस्थापन कितना होगा। तो दिशा के अनुसार दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे, घट जाएंगे। तो 5 से ऊपर जाना चाह रही है, 2 से नीचे जाना चाह रही है, तो जो विस्थापन होगा, नेट विस्थापन होगा, वो 3 ऊपर की तरफ होगा। क्यों? नीचे 2 से जाना चाह रही थी, ऊपर 5 से जाना चाह रही थी, तो घट जाएंगे। तो 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3 ऊपर की ओर। तो जो नेट विस्थापन होगा वो 3 होने वाला है। तो वैसे ही मैं आपसे कहूं, सदिश योग जो होता है वो दिशाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भैया? दिशाओं पर निर्भर करता है। तो आइए इन्हीं दिशाओं के आधार पर अगर हम समझना चाहें तो क्या होता है, ऐसे ही इस अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत भैया। तो ध्यान दीजिए, ये आया, अब ये रहा। अब इस पर हमसे क्या पूछने वाला है उसकी बात करते हैं। तो इस पर हमसे पूछने वाले हैं भैया, यहां पर इस सदिश योग की बात करते हैं। तो हमारे पास जो कण जो पहली तरंग है, इसका विस्थापन जो होगा वो y1 होगा। तो हर तरंग का एक समीकरण होता है। क्या होता है? समीकरण होता है ना। तो ये समीकरण क्या होता है? प्रकाश की तरंगों का, ठीक। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति में हमने पढ़ा था कि तरंगों का जो समीकरण होता है भैया, वैसे यहां भी है। तो आप देखिएगा वो होता है a1 साइन ओमेगा t प्लस kx। इसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? समीकरण है। तो यहाँ x क्या है, y क्या है, a क्या है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। a की बात करते हैं, ये तो आप समझ गए हैं कण का विस्थापन है। y की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कण का विस्थापन भैया, है ना, कण का विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सो a क्या है हमारा? a को हम कहते हैं भैया एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, है ना। इंग्लिश में भी नाम जरूर जाने आप। तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, मतलब इसे हम कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ये आयाम है, ठीक है ना। और आयाम की जो हमसे बात कही जाती है तो ये बताता है कि पार्टिकल को कितना ऊपर है, कितना नीचे जाना है, यही वो आयाम है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये एम्पलीट्यूड है। साइन तो आप समझते ही, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। और यहां पर आता है एक टर्म ओमेगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसे हम कहते हैं तरंग की कला। इसे हम क्या कहते हैं भैया? पूरे को इसे कहते हैं तरंग की ये कला है भैया। क्या है? कला है। फेज ऑफ वेव, इसे कहते हैं फेज ऑफ वेव, तरंग की कला है भैया ये। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये फेज ऑफ वेव है। अब यहां पर भी बहुत सारे टर्म आपको दिख रहे होंगे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, इनको भी समझते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा ये ओमेगा क्या है। इस ओमेगा की अगर हम बात करें तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। इसे कहते हैं भैया कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं भैया इसको? कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, है ना। हाँ, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं इस वजह से, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और एक बात याद रखिएगा, इंटरफेरेंस हो या किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना,
है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो इसका हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने में अगर आपने 1 घंटा दे दिया, 45 मिनट दे दिए, तो आपके सारे क्वेश्चन जो आप 5-5 घंटे लेकर बैठते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते, वो भी आने लगेंगे भैया, है ना। हाँ, ये दावा है मेरा आपसे। तो 2 पाई एफ हो जाएगा। अब यहां पर ये कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं भैया ना। तो एंगुलर ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं 2 पाई एफ की बात करते हैं, तो यहां पर एफ क्या है हमारी, केवल ये आवृत्ति है। ये क्या है, आवृत्ति है प्रकाश की। तो आवृत्ति जो कहता है अगर अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लगाना है, तरंगों का व्यतिकरण कराना है, ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा तरंगों के व्यतिकरण के लिए शर्त है, व्यतिकरण के लिए शर्त है भैया। क्या शर्त है, वो शर्त ये कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, इस वाले की भी और इस वाले की भी। इसीलिए आप एक बात याद रखिएगा कि हम दोनों ही समीकरणों को जब लेंगे तो वहां ओमेगा सेम होगा। ओमेगा क्या होगा, दोनों का सेम होगा। क्यों, व्यतिकरण के लिए शर्त है ना, ये भी याद रखिएगा, व्यतिकरण के लिए शर्तें पूछता है। क्या शर्त है, तो आवृत्ति समान होनी चाहिए भैया, दोनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, ठीक है ना। उनके बीच जो कलाओं का अंतर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। आओ ये समझते हैं। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। और भी बहुत सारे टर्म है भैया, वो कौन से, जैसे यहां पर आया के क्या है आपका, टी तो आप समझ गए होंगे, टाइम है, समय है, कोई दिक्कत नहीं। के क्या है, ये कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, इसका वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। दैट लैम्डा इज कॉल्ड अ तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये हो जाएगी आपकी तरंग दैर्घ्य, और इसे हम कहते हैं वेव लेंथ, है ना भैया, वेव लेंथ कह देते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ, और ये के आपका एक कांस्टेंट है जो लैम्डा पे डिपेंड करेगा, इसलिए लैम्डा भी सेम होते हैं दोनों तरंगों के का मान भी दोनों के लिए सेम होगा। अब आती है एक्स। एक्स है तरंग द्वारा चली दूरी, है ना, तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी है भैया ये। तो तरंग द्वारा जो तय की गई दूरी है उसे हमने x कह दिया। क्या कह दिया, x कह दिया। तो अब आपको एक एक चीज क्लियर हो गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको जब बातें बताऊं आपके लिए आसान हो, ठीक है। हाँ, तो आइए समझते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मैं मानता हूं, और इसी के साथ हम लोग इसको कर देते हैं रफ, है ना, ताकि इसी में हम बातों को आगे देखें, ठीक है भैया। आइए देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है, आइए समझते हैं फिर इसके आगे। तो यहां पर ये था आपका y2 और इनका सदिश योग आपको लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने कहा हर एक तरंग का अपना एक समीकरण है। तो वैसे ही ये जो तो तरंगें आपको दी हैं, जिसमें से पहली तरंग हमारी y1 है, इसका जो समीकरण होगा वो y1 बराबर a1 तरंग का आयाम है साइन ओमेगा। मैंने कहा था अभी आवृत्ति दोनों की समान होनी चाहिए व्यतिकरण के लिए, और ये हो जाएगा आपका t प्लस के एक्स। और क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वेव ने, वो अलग अलग है। कैसे आप समझते हैं, यहां से यहां तक जो p तक की डिस्टेंस है वो कुछ x1 है मान लिया मैंने, और ये वाली डिस्टेंस आप देखिए भैया ये x2 है। तो आप अगर ध्यान दें तो अलग अलग है ना वेव। तो आप देखिए अलग अलग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, तो इसकी वजह से जो x है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट के लिए हमने मान लिया x1 है, और अगली वेव जो हमारी होगी वो y2 बराबर हो जाएगी a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2 हो जाएगा भैया। तो ये हो जाएगा हमारे पास विस्थापन y1 और y2। तो आप ध्यान दीजिएगा y नेट बराबर क्या हो जाएगा, y नेट बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 का सदिश योग, क्योंकि अभी हमसे कहा गया था कि
दो किरणों का जो कुल विस्थापन होगा वो उनके सदिश योग पर निर्भर करता है। यही हमारा क्या था, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके आधार पर जो हमारी पहली तरंग है, जो दूसरी तरंग है, ये दोनों जब आपस में यहां मिलेंगी आकर ना भैया, तो आप ध्यान दीजिए कि इनका जो कुल विस्थापन होगा इस पार्टिकल का वो डिपेंड करेगा y1 और y2 के सदिश योग पर। अब व्यतिकरण के लिए किरणों का मिलना, तरंगों का मिलना, व्यतिकरण के लिए हमने एक बात सीखी कि यहां पर ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के भी सेम होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, और टाइम दोनों सेम ले रही है उसी समय पर पहुंचने के लिए उस बिंदु पर, तभी तो टकराएंगे। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, ये समीकरण जो हमें दिए गए हैं, इसका जो सदिश विस्थापन आएगा या सदिश योग जो आएगा वो कितना आएगा, तो y नेट कितना होने वाला है भैया, y नेट कितना होने वाला है, तो ध्यान देना y नेट बराबर हो जाएगा a1 की, y1 की वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, और यहां से आ जाएगा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है भाई, y2 की वैल्यू कितनी है रख लेते हैं। सो y2 है हमारा a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। ये हो जाएगा भैया हमारे वजह से जो नेट इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा। अब नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ गया हमारे बीच वो क्या है, y नेट इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस kx2। अब एक बहुत प्यारी सी बात, इनका सदिश योग तो हम कर लें, लेकिन सदिश योग के लिए हमें पता है, दिशाएं पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा किसकी है, दोनों जो तरंगे मिल रही हैं वो किस दिशा में मिल रही हैं, कह दिया जाए किस कोण पे मिल रही हैं, इन दोनों के बीच का कोण भी तो नहीं पता हमें, ये कोण कहां से आ गया भाई। तो आइए समझते हैं, यहां पर आपको जो मैंने दिया अभी, तो आप ध्यान दीजिएगा जरा सा कि यहां पर ये वाला टर्म मैंने अभी आपसे कहा था ये कला है, यही तो हमारी क्या है, कला है, फेज है। तो ये हमारा फेज है, फेज क्या होता है, ये वाला, ये दोनों तरंगों का फेज है। तो एक बात जरा ध्यान देना कि अगर दो तरंगे आपस में मिल रही हैं, जैसे मैं मानता हूं कि हमारे पास एक तरंग हमारी ये है, एक तरंग हमारी ये है, ये दोनों ऐसे ऐसे चलते हुए आ रही हैं और आपस में आकर यहां मिल गई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों सेम एक साथ एक जैसे ही चलती हैं और आकर यहां मान लिया मिल जाती हैं, तो आप देखेंगे कि इनका अगर ये दोनों एक साथ चल रही थी और एक जैसे ही मिली हैं, तो इनकी कला अगर समान है, कला समान होने मतलब ये नीचे जा रही तो ये भी नीचे जा रही, ये ऊपर आ रही तो ये भी ऊपर आ रही, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और आकर मिल गई भाई। तो आप देखेंगे जो कुल विस्थापन आएगा वो अब बढ़ जाएगा, क्यों, जितना नीचे ये जा रही थी उतना नीचे ये भी जा रही थी। तो अब जो टोटल विस्थापन होगा मिलने के बाद भाई साहब ये तगड़ा होने लगेगा, बात समझ रहे हैं आप, तो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। यहां पर तरंगे एक दिशा में होने की वजह से उनका विस्थापन जुड़ गया। लेकिन अगर मैं कहूं एक तरंग ये नीचे जा रही है, ऊपर जा रही, अब ये जब ऊपर आएगी तो ये नीचे जाएगी, फिर ऐसे होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसी तरंगी जब आपस में मिल जाती है तो इनका विस्थापन मान लिया ऐसे अच्छा खासा लंबा चौड़ा हो रहा था, अच्छा खासा, लेकिन अगर इनकी विपरीत कला में ये ऊपर ये नीचे, तब की दिशा में जो तरंग होगी वो अब धीरे धीरे चलेगी। इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। ध्यान दीजिएगा, तो मैंने कहा तरंगों का मिलना कला पर निर्भर करता है, किस पर, कला पर। और कला किस पर निर्भर करती है भैया, तो कला निर्भर कर रही है ओमेगा, और साथ साथ आप देखिए किस पर, पथ पर, क्योंकि ओमेगा हमने यहां सेम ले रखा है, इसके लिए कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, व्यतिकरण की शर्त है, तो ओमेगा सेम होगा। तो यहां पर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है पथ। इस पथ की वजह से, यानी कि फेज की वजह से, इस पथ की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से है, वो x1 और x2 की वजह से है, जो कि इसके पथांतर है, पथ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पथ द्वारा चली गई जो दूरी है, जो दूरी तय की इनके द्वारा, यही तो हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है, और फिर फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि इनके जो आयाम हैं ये जुड़ेंगे। मैंने कहा ना, सेम फेज में है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट में है तो घट जाएंगे, क्या होने वाला है, थीटा कोण पे है तो क्या होगा, तो ये सब बताएगा ये फेज। तो ये फेज है क्या, तो आइए देखते हैं क्या फेज सेम है, डिफरेंस है, जो भी है।
तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसका आयाम कितना हो जाएगा। इस पार्टिकल का जो नेट आयाम है, नेट आयाम A1 और A2 से मिलकर वो जुड़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होने वाला है, तो वो हमको यहां से पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले इस फेज की बात करते हैं, है ना। ये इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको यहीं पर रोकता हूं और आगे की स्लाइड पे चलते हैं, है ना, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आए। और मुझे पीछे दिखाना होगा तो मैं आपको पीछे स्लाइड करके तुरंत दिखा दूंगा भैया। चलिए, है ना, कलर कर लिया है हमने चेंज। आइए देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपसे बोला कि यहां पर एक हमारी इक्वेशन थी y1 वाली, उसकी वजह से y1 का जो फेज था उसे हम कहते हैं, y1 की वजह से जो फेज है, जो कला है, ठीक है ना भैया, उसको हम बोलते हैं φ1। क्या बोल देते हैं? φ1। और φ1 बराबर हमारे लिए जो दिया हुआ है वो ओमेगा टी प्लस के एक्स 1 दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहेंगे y2 की वजह से फेज क्या था भैया, तो y2 का जो फेज था, जो कला थी, है ना, हिंदी में बोले तो कला भैया, है ना, हाँ, तो आप देखिएगा ये φ2 है हमारे पास, और φ2 हो जाएगी हमारे पास ओमेगा टी प्लस के एक्स 2। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे पास दो। अब यहां पर ये जो फेज आपको दे रखे हैं, इनमें डिफरेंस की बात आती है, तो फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। फेज डिफरेंस क्या होगा, तो हम जिसे कहते हैं कलांतर, कलांतर की बात करते हैं भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा, कलांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, तो हम कहते हैं φ2 माइनस φ1। कितना हो जाएगा भैया? φ2 माइनस φ1। कलाओं में अंतर, घटा दीजिए इनका, कला में अंतर, कलांतर है, तो आप देखिएगा ये हो जाएगा डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब होता है φ2 माइनस φ1। अब ध्यान दीजिएगा, हमने दूरी तय करी है ओमेगा टी प्लस के एक्स 2 माइनस ओमेगा टी, माइनस लगा हुआ है भैया, अंदर भी माइनस कर देगा, तो माइनस का के एक्स 2। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर ये ओमेगा सेम ना होता तो ये वाला टर्म कटता नहीं फिर, है ना। अभी हमने सेम माना है, कोहेरेंट यानी कि कला संबंध स्रोत क्या होता है उसकी भी बात हम आगे कर देंगे। तो ये देखिए, प्लस का ओमेगा टी है, माइनस का ओमेगा टी, काट खाया, ठीक, अच्छा लगा हमको। तो आइए देखते हैं, यहां से हम के कॉमन कर लेते हैं। यहां जैसे ही के कॉमन किया तो बचा क्या अंदर, x2 माइनस x1, क्या बच गया, x2 माइनस x1 बन गया। यह आ गया आपका डेल्टा फाई बाबू, क्या आ गया, डेल्टा फाई आ गया। तो डेल्टा फाई जो है हमारे पास, वो इक्वेशन आया क्या है भाई, आया क्या है वो देखते हैं, है ना। थोड़ा सा ऊपर करके छोटा कर देते हैं इसको, है ना, ये रहा। तो ये जो हमारे पास आया है इसकी बात करें हम, तो ये आया x2 माइनस x1, इसी को हम कहते हैं x2 माइनस x1, क्योंकि ये पथ था तो इसको कहा जाता है पथांतर। क्या कहा जाता है, पथांतर, पथ में अंतर, यानी डेल्टा x कह देते हैं। तो रिप्लेस कर देंगे इसको हम, तो डेल्टा फाई बराबर कलांतर बराबर k इंटू डेल्टा x पथांतर, डेल्टा x। तो कलांतर और पथांतर में अगर रिलेशन पूछ दे भैया, बात समझ रहे हो आप, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा k इंटू डेल्टा x। इसका मतलब क्या समझ में आया, फाई हमारा क्या था, कलांतर, कलांतर किस पे निर्भर कर रहा है, डेल्टा x पर, मींस पथांतर पर। किस पर निर्भर करता है, पथांतर पर। अगर इनके पथ में अंतर ना होता तो इनके बीच कोई कलांतर ना होता, मतलब समझिए हमारी, चल दोनों सही रहेंगे, बात समझिए, ये भी ऊपर जा रही है, ये भी नीचे जा रही, तो ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोनों का अगर पथ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आगे चल रही, एक पीछे चल रही, तो हो सकता है कि इस पार्टिकल पर जब ये इस बिंदु पर ये नीचे जाना चाहिए तो इसी बिंदु पर ये पहुंचकर कहां जाना चाह रही है, ऊपर। तो जो कलांतर इसमें उत्पन्न हुआ है वो पथ में अंतर की वजह से उत्पन्न हुआ है। किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, पथ में अंतर की वजह से। अच्छा भाई, अगर ऐसा है कि इसमें पथ के अंतर की वजह से कल अंतर उत्पन्न हो गया है, तो देखते हैं भाई कैसे आएगा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, डेल्टा फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, कलांतर, तो आयाम भी आ जाएगा, तो परिणामी आयाम निकाल लेते हैं भैया। परिणामी आयाम, परिणामी आयाम क्या होगा,
आयाम, इसे कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, परिणामी आयाम क्या हो जाएगा। तो आप देखते हैं ये आता है आपका इनकी दिशाओं के आधार पर, दिशा हमने पता कर ही ली है, ये गया। तो देखिए हमने कहा कि इन दोनों के बीच कला में जो अंतर है वो फाई है। तो हमने माना कि एक हमारा जो आयाम था वो ये है, ठीक है, एक आयाम हमारा ये है, हमने इसको मान लिया है A1 और इसको मान लिया है A2, ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी दिक्कत तो नहीं। अब इनके बीच का जो कोण है, किस कोण पे आपस में मिली है, तो कलांतर कितना है, फाई है, फाई मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि दो आयाम A1 और A2 हमारे फाई एंगल में मिल रहे हैं। तो क्योंकि इन दोनों की टेल जुड़ी हुई है, हेड ये रहा, तो आप देखेंगे इनका जो परिणामी होगा वो इनके बीच से होकर जाएगा। बोलेंगे ना जी हाँ, क्या बोलेंगे आप, जी हाँ। तो चला गया भाई, गायब हो जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, परेशान हो जाते हैं ये लोग, है ना, कहते हैं जब देखो हम ही को बताया करते हैं आप। ये रहा भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा A2, ये रहा A1, ठीक है ना। और इनके बीच से हमारा परिणामी जाएगा, जो कि ये फाई एंगल पे है, तो इनके बीच का जो हमारा परिणामी होगा वो इनके बीच से होकर जाएगा कुछ यूं इस तरह, है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि इसकी वजह से जो परिणामी आया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस वाई नेट यानी सॉरी ए नेट हमें निकालना है, यही रिजल्टेंट आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, फाई एंगल पे है तो ये आपने दो सदिशों का योग का नियम पढ़ा था, नियम था ना, वही नियम यहां लगाएंगे। कौन सा, चतुर्भुज का नियम भैया, चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, बहुत प्यार से समझते हैं, है ना। हाँ, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं। अगर हम इस सदिश को पैरेलल शिफ्ट करें तो आप देखेंगे क्या कोई फर्क पड़ेगा इसको, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सदिश को यानी किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है ना, वी कैन शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलली। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ऐसे पकड़ के इधर शिफ्ट कर दें तो देखते हैं क्या हमारे इनसे हो सकता है ऐसा। ओहो हो गया भाई, हो गया। ये रहा भाई, और पैरेलल शिफ्ट हो गए हैं, ये रहा। तो आप देखेंगे कि हमने इसको उठाकर ऐसे ही पैरेलल यहां से यहां शिफ्ट कर दिया भैया। जैसे ही हमने शिफ्ट किया भाई, तो आप देखेंगे तो इसको और बढ़ाना पड़ जाएगा, कलर कर देते हैं चेंज, वही मतलब। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि यहां मिल रहे हैं दोनों, कहीं ना कहीं तो मिलना ही है इनका, ठीक, मिलन तो होना ही था। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, हमने इसको यहां से अगर उठाया तो आप ध्यान दें कि इसको भी बना दे रहा हूं मैं दोबारा। ये हमारा A2 था, हमने इसको पहला शिफ्ट किया इधर, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से अगर हम खींचेंगे लंब तो आप देखिए इसे भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। अब आप ध्यान दें, ये सिर्फ फाई एंगल पे था, कितने एंगल पे था भैया, फाई एंगल था। तो ये वाला जो सदिश आया है ये भी हमारा A2 ही होगा, और अगर यहां एंगल फाई था तो ये वाला एंगल भी फाई होना चाहिए, बिल्कुल। अब क्योंकि ये हमने लंब डाला है तो ये एंगल हो जाएगा 90। अगर मैं आपसे कहूं ये वाले अगर हम लाइन ऐसे मिला दें तो आपको ये चतुर्भुज लगता है कि नहीं लगता है ना। तो वही यहां पर लगा है नियम। तो आइए जरा नियम देख लेते हैं, है ना, नियम देख लेते हैं। तो आप ध्यान दें, अगर हमें ये रिजल्टेंट ए नेट निकालना है तो अगर आप इस बिंदु को यहां से माने O, इसको मानते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो OAB आपको एक दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो कर्ण है वही तो इसका परिणामी है, यही हमें निकाल लेना है। कैसे, और समझते हैं। तो उसके लिए हमको ये पूरी विड्थ चाहिए और ये पूरी विड्थ चाहिए जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है। तो ये वाला तो A1 है हमारे पास वेक्टर, क्या है, A1 वेक्टर है, ये A1 वेक्टर है भैया। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला क्या होगा, तो अगर मैं आपसे कहूं, बहुत प्यार समझना, यही तो है A2 का, अगर हम कहें कोण की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 cos थीटा, A2 cos थीटा, A2 cos थीटा, ऐसे यहां पर देखो तो ये हो जाएगा A2 cos थीटा, A2 cos थीटा। तो ये वाला जो हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा A2 cos, अब थीटा क्या था 5, तो cos 5 बाबू, ठीक है।
वैसे ही यहां पर ये वाली क्या है, ये A2 का ही तो देखिए क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत घटक है। इसको अगर हम सीधा करें ऐसे घुमा के, इसको पकड़ के इसको खड़ा कर दें अगर हम, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ऐसे हम करेंगे तो आप ध्यान दें, ये हमारा हो जाएगा कोण की विपरीत दिशा में घटक। कोण की विपरीत दिशा में घटक हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे, यही तो ऐसे शिफ्ट हुआ है समझो। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा A2 साइन फाइव, ठीक है, एंगल फाइव था तो फाइव मान लिया है। तो आप ध्यान दें कि यहां से अब हम निकाल सकते हैं कि ये कर्ण कितना होने वाला है, ए नेट। ए नेट निकालना है तो पड़ेगा भाई, है ना, हाँ निकालना तो पड़ेगा भाई। इसको उठाने का, यहां लगाने का, ताकि समझ में आएगा ना, और कुछ नहीं। तो आप ध्यान दें यहां से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि कर्ण मतलब ए नेट, तो ए नेट का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर भैया, तो A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हो जाएगा A1 प्लस A2, ये पूरा यहां से यहां तक, ये वाला भैया ना, यहां से यहां तक पूरा लेंगे, तो पूरा लेने का मतलब हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, जोड़ तो हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां से आएगा क्या, कर्ण आ जाएगा हमारा, ए नेट आ जाएगा यहां से, ठीक है ना, कलर कर देते हैं थोड़ा बदली। तो देखो ये ए नेट आ गया, ए नेट का सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ये A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें हम, तो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 कॉस फाइव, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब A2 कॉस फाइव, ठीक है, ये आ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां से अगर हम कहें तो ये भी A1 है और ये भी A2 है, सॉरी, और ये भी A2 है। तो यहां से अगर हम A2 कॉमन करें तो आप ध्यान दीजिएगा यहां क्या बचेगा, तो ये बचेगा A2, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये बच जाएगा हमारे पास प्लस का A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कॉस फाइव भैया। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव बराबर 1 होता है भैया, है ना, हाँ ये तो हमको बताया गया था मैथ में, है ना, ये बताया गया था मैथ में। तो ये 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया, A1 लिख लेते हैं पहले, A1 A2 का स्क्वायर था सॉरी, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट विस्थापन आ गया है भाई, नेट विस्थापन आ गया है वो कितना आ गया है, नेट विस्थापन कितना आ गया भाई, तो नेट आ गया हमारे पास ए नेट का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5, ए स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, है ना। तो ये आ गया हमारे पास कुल विस्थापन, यानी कि सॉरी आयाम, नेट आयाम जो आ गया है ना, परिणामी आयाम आ गया है हमारे पास। अब अगर परिणामी आयाम आ गया है, ठीक है, परिणामी आयाम का फॉर्मूला आ गया A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 cos 5। तो एक बात ध्यान देना, क्योंकि प्रकाश में आयाम के साथ साथ तीव्रता भी होती है, और जो तीव्रता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है ना। तो आइए देखते हैं कि परिणामी तीव्रता क्या होगी, है ना, तीव्रता भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो तीव्रता क्या होने वाली है, तो ध्यान देना, हम डालते हैं एक पॉइंट, परिणामी, बहुत गंदी राइटिंग आ गई है ना, तुम लोग भी कहोगे इतनी गंदी सर आप कैसे लिख सकते हैं, परिणामी तीव्रता। तो आप ध्यान दीजिएगा परिणामी तीव्रता किस पर निर्भर करती है भैया, परिणामी आयाम पर। यानी अगर आपसे कहा जाए तो मैं कह सकता हूं I is directly proportional to I, यानी तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ए स्क्वायर। ठीक है भैया, ये होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, यानी तीव्रता, आई फॉर इंटेंसिटी, तीव्रता बाबूजी है ना, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है भैया। तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम इस इक्वेशन से तीव्रता निकालना चाहे तो निकल आ सकती है A1 वाले से। कैसे? I का रिलेशन रखते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर मैं कहूं इसी प्रकार ना भैया, इसी प्रकार, क्या भैया, इसी प्रकार, इसको उठाते हैं ऊपर, है ना, सब इसी प्रकार देखते हैं भाई। आइए देखते हैं। तो इसी प्रकार हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या आ जाएगा भैया, तो आप कह देंगे कि I1 आ जाएगा भैया हमारे पास। I1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप ध्यान देना, जैसे प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा K, और A की जगह हम रख देते हैं A1, अगर I1 रखा तो A1 रख दिया और स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही I2 बराबर कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाएगा, कांस्टेंट K आया, और यहाँ आ जाएगा I2 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान देना कि जहां A1 रखा है उस जगह हम I1 लिख सकते हैं, जहां A2 का स्क्वायर लिखा है वहां हम I2 लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि A1 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो जरा भैया, A1 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो A1 बराबर हो जाएगा I1 के नीचे आएगा K, तो I1 अपॉन K, और स्क्वायर था तो यहाँ लग जाएगा रूट। वैसे ही A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया I2 अपॉन K अंडर रूट। तो आइए यह मान समीकरण 1 में रखते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट, देन यू कैन सी देयर इज A नेट क्या हो जाएगा, तो A नेट हो जाएगा इस I नेट बराबर A नेट के स्क्वायर ना भैया। तो ये हम कह सकते हैं कि K मेरे प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, तो K A नेट का स्क्वायर, है ना, सॉरी, देखिए तो हमें क्या लिखना है, यहां से आ जाएगा के स्क्वायर की जगह आई नेट, तो मैं कह सकता हूं ए नेट तो हमारे पास पहले से ही है, तो आप ध्यान दीजिएगा ए नेट स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नेट अपॉन के। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां हो जाएगा आई नेट अपॉन के इज इक्वल टू A1 स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं भैया के A1 स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं भैया I1 अपॉन के। ठीक है, तो ये आ जाएगा I1 अपॉन के। A2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा के, तो ये हो जाएगा प्लस A2 अपॉन के, फिर प्लस यहां आ जाएगा 2, A1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे अंडर रूट I1 अपॉन K1 और इनटू अंडर रूट I2 अपॉन K2 और cos 5 भैया। तो आप ध्यान दें यहां पर अगर मैं कहूं अंडर रूट के K बन जाएगा यहाँ पर, है ना, K2 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ, अरे देखो भैया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के K बन जाएगा, और K मैं अगर कॉमन कर लूं यहाँ से तो 1 अपॉन K, अंदर क्या बचेगा भैया जरा ध्यान देना, ये आएगा I1 प्लस I2, और ये अंडर रूट I1 I2 है, तो प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos 5 भैया। ठीक है, यहां देखिए तो ये I नेट अपॉन के आ रहा है, के से के काट खाया, अच्छा लगा, तो आइए इसको उठाते हैं। उठते नहीं है भाई, कहते हैं हमको कहीं नहीं ले जाओ। आप देखिए तो ये आ गया कितना, सो आई नेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट में कितना आ गया भैया, I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, और ये आ गया भैया cos 5। एक बात तो आपको यहां से बहुत प्रेम से और सुंदरता से समझ आनी चाहिए, वो क्या, कि यहां पर जो परिणामी आयाम है, जो परिणामी तीव्रता पर निर्भर करता था, तो वैसे ही सेम इसका भी फॉर्मूला आ गया है जो कि किस पर निर्भर कर रहा है,
निर्भर कर रहा है भैया आपके कलांतर पर। किस पर निर्भर कर रहा है? तो आप कह सकते हैं परिणामी आयाम व परिणामी तीव्रता दोनों ही कलांतर पर निर्भर करते हैं। तो आप कह सकते हैं परिणामी आयाम व तीव्रता दोनों ही किस पर निर्भर करते हैं भैया, है ना? तो निर्भर करते हैं किस पर? तो आप कहेंगे कलांतर पर। किस पर निर्भर करते हैं? कलांतर। और कलांतर बाबू किस पर निर्भर करते हैं? पथांतर पर भैया, है ना? याद आ रहा है आपको? डेल्टा फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स, मतलब पथांतर पर निर्भर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी निर्भर करता है तीव्रता भी। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये है व्यतिकरण का अध्यारोपण का सिद्धांत, जिससे हमने परिणामी तीव्रता निकाली, परिणामी आयाम निकाला और परिणामी कलांतर भी निकाला। तो जो परिणामी इक्वेशन होगी उसी को हम उठा लेते हैं एक बार दोबारा से, है ना? तो परिणामी इक्वेशन क्या थी? मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं। तो आप देखिए ये थी a1 sin ओमेगा टी प्लस के x1, a2 sin ओमेगा टी प्लस के x2। यही तो था हमारे पास। कहोगे हाँ भैया यही तो था हमारे पास। अब a1 और a2 जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे हमने देख लिया। इसका भी परिणामी क्या आएगा देख लिया। तो इसका जो नया समीकरण बनेगा, जो परिणामी आएगा उसका क्या आएगा भैया देखते हैं। तो परिणामी जो इक्वेशन होगा, तो जो परिणामी y नेट की इक्वेशन होगी वो भी निकाल देता हूं मैं आपके लिए। तो a1 a2 वाला तो आपने देख लिया है, a नेट आ जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि a नेट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना? a नेट का स्क्वायर a1 प्लस a2, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है? जब ए नेट अंडर रूट ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान देना कि ए नेट, या चलिए मान ही लेते हैं कि जो है ये ए नेट बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए नेट आ गया और प्लस साइन क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस सब कुछ करने के बाद हमारे पास क्या आया था? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना? तो ये आएगा डेल्टा फाई। तो हमारे पास जो परिणामी आयाम आ गया वाई नेट, वो ये रहा इक्वेशन। और यहां पर हमको सभी की वैल्यू भी पता है। क्या वैल्यू भी पता है भैया? कैसे आओ देखते हैं। तो आप ध्यान देना, यहां पर हमें वैल्यू कैसे पता है कि तो ए नेट कितना है हमारे पास? तो आप कहोगे परिणामी आयाम हो जाएगा ए नेट का स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर, तो अंडर रूट लग जाएगा स्क्वायर हटा तो क्या आ गया? तो आप कहोगे ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हो जाएगा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आई नेट तीव्रता कितनी थी हमारे पास? ये थी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। और जो डेल्टा फाई था भैया, ये किस पर निर्भर करता था? तो डेल्टा फाई था हमारा k इंटू डेल्टा एक्स, के इंटू डेल्टा एक्स पर निर्भर करेगा। ये रहा, am I right? Always right, okay? I am always right. ये देखते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पर ये आ गया परिणामी समीकरण, ठीक है? तो ये रहा हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत भैया। अब इसके अगली क्लास में हम देखेंगे कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इसको, है ना? जब दो तरंगे सेम मिलती थी समान कला में, है ना, तो बहुत ज्यादा उनका आयाम बढ़ जाता था, फिर घट जाता था, वो तो हम देख चुके हैं, है ना? तो यही अब हम देखेंगे अगली आने वाली क्लास में कि आखिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, मतलब। तो इन बातों को हम चल लेकर चलेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस पे अगली क्लास हमारी होने वाली है कि इंटरफेरेंस के टाइप्स क्या हैं और किन किन बातों पर डिपेंड करेंगी। आज हमारी जो क्लास थी वो थी अध्यारोपण का सिद्धांत, इंटरफेरेंस, है ना? इंटरफेरेंस में अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यही करते हैं थोड़ा सा समाप्त, और समाप्त करते करते मैं आपसे कुछ बातें करता चलता हूं। और बातें कुछ इस प्रकार की हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी क्लास रेगुलर आएंगी, लेकिन एक दो दिन का गैप बीच में हो गया, है ना? कुछ कारण रहा इसका गैप हो गया है, तो इसलिए, है ना, मैं आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन अब आपकी कोशिश करूंगा कि रेगुलर क्लासेस चलती रहें, है ना? कुछ सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल में बने रहें,
और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, है ना, ताकि सबके पास ये क्लास पहुंचे। और जो भी मेरी क्लास पूरी पढ़ेगा, है ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं फिर आपको इंटरफेरेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन आप पूरी क्लास पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर आप ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप बोर्ड की तैयारी में लग जाइए, है ना, क्योंकि आपसे हर कोई व्यक्ति, आपके माता पिता तो पक्का उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपका अध्यापक आपसे उम्मीद लगाकर बैठा है, मैं भी आपसे उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि आप लोग अच्छा करेंगे पेपर में और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपको अपने माता पिता के लिए, अपने टीचर के लिए, है ना, और स्वयं के लिए भी, है ना, स्वयं के लिए आपको पढ़ना है। इसलिए एक बार दोबारा, है ना, होगा हमारा कमबैक, इसके साथ करते हैं हम लोग प्रारंभ कहानी को, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह लगातार बनाते रहिए, करते रहिए, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके सेम चैनल साइंस प्रयोगशाला विद शशांक सर। धन्यवाद।